हमने अभी दिल्ली पुलिस का फिजिकल था 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच। कड़ाके की ठंड थी। आप यकीन करोगे बहादुर के अंदर हमने बच्चों का एकोमोडेशन किया था, जो भी फिजिकल देने आए उनका फ्री ऑफ कॉस्ट, रहने की व्यवस्था, खाने की, और सुबह चाय बिस्किट यहाँ से वहाँ तक छोड़ना। अकेला आज कुछ नहीं करता, होता ही नहीं मेरे से। ये बच्चे खड़े थे और ये बच्चे आखिरी 3 दिन तो देश के हर कोने से लड़कियां आई थी, और वो लड़कियां भी कितनी 18 से 25 साल के बीच, और ये लड़कियां भी कितने 18 से 25 साल के बीच। पर इन्होंने जो किया है ना, मिसाल थी। मेरा सीना घरों से चौड़ा होता है जब मैं ये बात बोलता हूँ कि 1500-1600 लड़कियां हैं और उनके चौकीदार बैठे थे ये लड़के। अब हम मेरे यहाँ पर आए हैं और हम जो है सुरक्षा देंगे। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस मैडम कभी क्राइम को रोकती नहीं है। जब तक एक अच्छा समाज नहीं क्रिएट करोगे ना, क्राइम चलता रहेगा। Hello and welcome to the Crazy Tales Uncut podcast. We are here at Bahadurgarh today and with a new story of Mr. Ajay Grewal ji. He has been setting an example here in Delhi, जो अपने वर्क के साथ साथ बच्चों को फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं. Mr. Ajay Grewal ji is working as a head constable in Delhi Police, and along with it, he has also been giving free coaching to students who has been aspiring for exams in the government sector. उन्होंने इन द लास्ट 8 years हैव मोर देन एक्सेल 3000 स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब्स उनके कोचिंग के थ्रू सिक्योर किया है. एंड लास्टली उन्होंने ऐसे बच्चों को अपने एग्जाम्स क्लियर करने के लिए हेल्प आउट किया है. एंड इन द लास्ट एग्जाम्स मोर देन 700 स्टूडेंट्स ने दिल्ली पुलिस एग्जाम्स को क्लियर किया है. आइए जानते हैं अजय ग्रेवाल जी की कहानी हमारे इस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट. वेलकम टू द शो अजय ग्रेवाल जी. आई होप आपकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर सकती है हमारी स्टोरी के थ्रू. हम जानना चाहेंगे आपकी जो ये मोटिवेशन है ये कहाँ से आती है, और इतने स्टूडेंट्स की जो आप कोचिंग दे रहे हैं आपने इसकी शुरुआत कहाँ से किया है? जी, पहले तो आपकी टीम का हम धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ विद्यादान महादान में आप बहादुरगढ़ में आए। और जहाँ तक ये बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 8 साल से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरा दिन दिल्ली पुलिस की नौकरी करनी है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना है। जैसे अभी मैं वर्किंग हूँ दिल्ली पुलिस एकेडमी जड़ौदा कला में, तो उससे पहले तो मैं पुलिस स्टेशंस में भी था, और उससे पहले मैं राष्ट्रपति भवन में भी पोस्टेड था। तो आज से लगभग 8-9 साल पहले ये इस मुहिम की शुरुआत होती है, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की तैयारी करता था। तो मैंने कई बार लोगों को बताया कि भाई बिना मार्गदर्शन के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी, और हम ये देखते थे कि जो कमी हमारे अंदर रही वो मार्गदर्शन की रही जो है। तो धीरे-धीरे आगे कारवां बढ़ता है 2015 से 2023 तक, अब तो 24 जाने वाला है, और हमने 2016 से ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी जो है। और उसी का परिणाम मैं आपको बताऊँ कि अब की बार बच्चों का जो सिलेक्शंस हुआ है, वो मेरी समझ से भी ज़्यादा आया है। जो हमने अपेक्षाएँ भी नहीं की थी कि इतना हो पाएगा, पर बच्चों ने रिज़ल्ट अच्छा दिया, क्योंकि जब उनको ये पता है कि कोई ऐसा आदमी आपसे जुड़ा है कि जो बिना स्वार्थ के है, और ये बच्चे मेरे को भाई ही बोलते हैं। तो वहाँ से इस जर्नी की शुरुआत होती है। एक बच्चे से मेरा दोस्त है, उसका भतीजा था, वो शुरुआत में हमारे पास आया था। तो उस बच्चे का कुछ समय बाद सिलेक्शन होता है। यही हरियाणा का रहने वाला था। तो ये सारी चीज़ें थी, यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत है, और आज आपसे मुलाकात करने का सौभाग्य हमें मिला। तो यहीं तक था अभी तो। आपने जो ये कोचिंग की शुरुआत की है वो कहानी आप बताइए जहाँ से आपने इसकी शुरुआत करी थी. पहला स्टूडेंट आपने कहाँ से लिया था और आपने बाकी स्टूडेंट्स को कैसे जोड़ा? एक्चुअली मैडम जो मेरा पहला स्टूडेंट आया था, तो मेरे साथ एक मेरा साथी है, वो दिल्ली पुलिस में ही है, उनका भतीजा था। उन्होंने जब बोला कि आप तैयारी कर रहे हो, आप इनको भी साथ बैठा लीजिए, तो वो लड़का मेरे साथ बैठ के पढ़ने लगता है। तो जो भी समय मिलता है उसको भी हम बताते थे थोड़ा बहुत। तो उसकी ना पहली ज्वाइनिंग आती है, और उसकी जो ज्वाइनिंग आई, जो उनकी माताजी की जो आँखों में जो चमक थी, अब उसके सिलेक्शन के बाद जो चमक होती है, क्योंकि उनके परिवार में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, और उस लड़के ने जो पहली बार वो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करता है, तो उनकी माताजी ने जिस आस से मेरी तरफ देखा था, तो वहीं से शुरुआत होती है। और फिर उसके साथ-साथ और बच्चे भी आना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, वहाँ कुछ पढ़ेंगे, कुछ बातें होंगी। तो
एक से 2 हुए, 2 से 20 हुए और ये धीरे-धीरे कारवां बढ़ता चला गया। और आज बच्चों का बल्क में सिलेक्शन भी आया और उसका परिणाम मैं आपको बताऊँ कि कम से कम आज 10,000 स्टूडेंट्स हमारी उसमें हैं अभी तक जो। यहाँ से उसकी शुरुआत थी इस कॉलेज। जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे कोचिंग करते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड होता है? उनकी फैमिलीज़ कैसे होती है? आप क्या उन फैमिलीज़ को भी समझाते हैं कोचिंग के लिए? आप उन बच्चों को कैसे कन्विंस करते हैं और किस तरीके से वो आपके यहाँ आते हैं? टाइमिंग्स क्या रहती है उनकी? देखिए, मैं आपको बताऊँ जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो तकरीबन मिडल और लोअर मिडल क्लास के हैं। उनके पिताजी या तो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जॉब करते हैं, गार्ड की नौकरी करी या फिर एक्स-वाई-ज़ेड यदि मैं कहूँ कि कोई छोटा-मोटा काम कर लिया, रेहड़ी लगा ली या कई बच्चों के तो जो पिताजी नहीं हैं। और ये मैं बिल्कुल उससे कह रहा हूँ कि हम उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जिनका मतलब फाइनेंशियली कमज़ोर है जो बच्चे जो हैं। और रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग ये है कि सुबह से लेकर शाम तक तो हमारा दिल्ली पुलिस अकेडमी में समय बीतता है, क्योंकि वहाँ पे भी मैं साइबर क्राइम और सीसीटीएनएस पढ़ाता हूँ। उसके बाद हमारी कक्षा जो है 7 बजे शुरू होती है, 7 साढ़े 7 बजे के आस-पास और जो कि सुबह 3 से 4 बजे तक चलती है। जो लड़कियाँ हैं वो साढ़े 10 बजे अपने घर चली जाती हैं क्योंकि एज़ अ सिक्योरिटी पर्पज़ जो है, तो लड़कियाँ चली जाती हैं और लड़के जो है दोबारा से 11 बजे से स्टार्ट होके फिर 4 बजे तक। ये 20 मतलब कि हर वीक, हर महीने ऐसे ही चलता है। कोई सैटरडे संडे नहीं होता, कोई त्योहार नहीं होता, हम फेस्टिवल भी यहीं मनाते हैं। और इन लोगों के साथ जो एक फैमिली बॉन्ड मेरा उनके साथ बना है कि मेरे को सर ना कह के मेरे को भाई बोलते हैं। और ये एक जो रिलेशन जो बना, वो एक स्टूडेंट और टीचर का ना बन के एक भाई और बहन का है, भाई और भाई का है। तो ये टाइमिंग है सारी चीज़। जैसे कि हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूरे इंडिया में ही एक क्रेज़ है और उसको कहीं ना कहीं compete करने का एक बहुत बड़ा कंपटीशन इसलिए भी है क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत होते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्स में हम देखते हैं कि मोर देन 10 lakhs 15 lakhs फॉर्म्स भी भरे जाते हैं। उसी जगह आप इस मुहिम के लिए आपने जुड़ा और फिर आपके थ्रू काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्सेल किया है। कोई ऐसी स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए जिसको आप आज भी याद करते हैं और जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ा आपके लिए वो एक वेल्थ है। जी, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि मेरा एक स्टूडेंट था और वैसे तो सारे स्टोरी सभी बच्चों की एक जैसी है, परंतु कुछ ऐसी स्टोरी होती है जो दिल और दिमाग दोनों में छप जाती है। वो लड़का उसके पिताजी नहीं थे और उनके घर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही डामाडोल थी जो है। यहाँ तक डामाडोल की मैं बताऊँ कि वो पशु रखते थे और पशु का जो मतलब भैंस रखते थे और वो दूध बेच के गुज़ारा करते थे क्योंकि उसकी माँ और उसका वो लड़का था। और उसी का परिणाम मैं आपको बताता हूँ कि उस लड़के ने मेहनत करी और वो लड़का हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट होता है। और जब मैं उनके घर गया तो उनके घर में ना एक पंखा था बस। वो भी उन्होंने फैन लगा रखा था भैंस के ऊपर क्योंकि दूध बेचना है और अपना काम करना है। और मेरे लिए जो हार्ट टचिंग मोमेंट था वो ये था कि उसने पहली सैलरी जब मिलती है तो अपनी माताजी के लिए उसने जो सूट सूट डलवाया क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सूट वगैरह पहनते हैं और उन्होंने अपनी माताजी के साथ सेल्फी लेके हमारे पास भेजी थी जो है, जो मेरे लिए हार्ट टचिंग मोमेंट रहा था। और मैंने कहा कि जितने बच्चे हमारे पास पढ़े सब अपनी फील्ड में हीरो थे। हीरो इसलिए कहता हूँ कि एक रियल लाइफ हीरो है, एक रियल लाइफ हीरो है। इन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करी। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आपने ठीक बोला कि नॉर्थ इंडिया में क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर पुलिस का, आर्मी का या गवर्नमेंट सेक्टर की यदि मैं बात करूँ, तो ये बच्चे जो बच्चा पूरा दिन दिहाड़ी करेगा, जो पूरा दिन ई-रिक्शा चलाएगा, रैपिडो चलाएगा, गार्ड की नौकरी करेगा, वो रात को पढ़ता है और जब सिलेक्शन लेता है, तो मैडम कहीं न कहीं वो एक अच्छे समाज का भी निर्माण करेगा और कहीं न कहीं हम इनको एक ही बात बोलते हैं कि जीवन में कामयाब हो जाओ ना, तो एक गरीब बच्चे का हाथ पकड़ना। जैसे आप हमसे जुड़े, आप किसी और को जोड़ देना। तो ये कारवां धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता गया जो यस। अभी तक जैसे हमने देखा खान सर के क्लासेस होते हैं, सुपर 30 है। मुझे लगता है कि बहादुरगढ़ में भी एक नया सुपर 30 हम ग्रो करते हुए देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर्स है वो कैसी रहती हैं? और क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये भी एक अगला सुपर 30 या सुपर 700 की तरफ जा सकती है? हाँ, देखिए मैडम मैं आपको बताऊँ कि हमने जो पढ़ाना शुरू किया ये बिल्कुल हमारे दिमाग में था ही नहीं, कि हम सुपर 30 की तरह काम करेंगे या फिर खान सर की तरह काम करेंगे। बस ये था कि खुद पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे आने लग गए, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। और रही बात ग्रो अप करने की, तो मैं तो इन बच्चों को भी यही कहता हूँ कि भैया जब तक आप
अपना सीखा हुआ किसी के साथ शेयर नहीं करोगे ना, तब तक आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम करें तो उसकी एक लिमिटेशन है सीखने की। एक लिमिट के बाद स्टूडेंट्स को ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो काम होता है। और यदि आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप यकीन करिए तो आपकी रिपीटेशन होगी, और रिपीटेशन होगी आपका भला होगा, और आपके साथ-साथ किसी दूसरे का भी भला होगा। और ये रही बात इस मुहिम की, तो इसको हम मुहिम का नाम इसलिए देने लगे कि जो मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, जो मेरे भाई की तरह ही हैं, मैं लेट हो जाता हूँ तो वो क्लास की स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जो अलग दूर-दूर गाँव से रह रहे थे। अब वो अपने गाँव में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे हम पढ़ाते हैं। तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों में ये एक बात आएगी कि सबसे बड़ा दान है विद्या का। क्योंकि आप कितना भी पैसा किसी को भी दे दीजिए, तो शायद वो उससे इतना भला नहीं होगा, यदि आप उसको शिक्षित कर दोगे, अपने फंडामेंटल अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, बोलने का तरीका बता दोगे, तो शायद जीवन में वो मार नहीं खाएगा। क्योंकि मैडम, लड़ाई सरकारी नौकरी की नहीं है, लड़ाई ये है कि समाज में रह के, यहीं पे रह के एक अच्छा नागरिक कैसे बन पाओगा। तो हम सुपर 30 और खान सर की तो बात नहीं कर सकते, वो बहुत ऊपर की बातें हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, जब तक रहेंगे हम जो है, तो ये काम हम निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि अब तो ऐसा खून में हो गया कि मैं पूरा दिन थक-हार के आता हूँ, इन बच्चों के साथ बैठ के मेरी थकान भी दूर हो जाती है। और जैसे आप लोग आए तो आपने देखा हम भी अभी-अभी आए थे, और इनके साथ बैठता हूँ, ये अपने परिवार की बातें सारी कर लेते हैं। तो जहाँ इंसान को सुकून मिले, तो वो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो हमें इनके साथ बैठकर सुकून मिलता है। तो परमात्मा ने, यदि आप लोग, ये बच्चे ऐसे ही मेहनत करते रहे, तो ये मुहिम रुकने वाली अब तो है नहीं, क्योंकि अब एक अजय नहीं, उसके बाद बहुत सारे अजय खड़े हैं। आपने जैसे मैंने आपके साथ बात किया तो आपने कहा कि आपने 26 गाँवों को भी जोड़ा है, जी। जहाँ पे आपने ऑनलाइन क्लासेस भी दिया है। क्या आप उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता सकते हैं? जी, और मैं तो यही कहूँगा कि जो आपके दर्शक हैं, जो हमें देख पाएँगे, आप यकीन करिए कि एक कहानी, एक बात हमने पढ़ी थी, कि सफल इंसान कोई अलग काम नहीं करता है, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। ऐसा नहीं था कि हम अब भी, मीडिया ने इस बात को दिखा दिया, काम तो हम पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, निरंतर आगे भी करेंगे। जो 26 गाँव की बात हुई, क्योंकि मैं हरियाणा से ताल्लुकात रखता हूँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनकी पृष्ठभूमि एक जैसी ही है सबकी। गाँव में सबसे बड़ी समस्या है कि उनको बच्चों के लिए शहर में पढ़ने के लिए जाना, ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं। रही बात, लड़के लोग तो चले गए, लड़कियाँ कैसे जाएँ जो है? और यदि लेट हो भी गया, तो बाप के और माँ के दिल की धड़कन जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इच्छा तो उन लोगों की भी पढ़ने की है। तो हमने क्या किया कि कई गाँव में हमने प्रतियोगिता करवाई, कॉम्पिटिशन, ग्राम प्रतिभा खोज प्रतियोगिता जो है, उसमें हमने कुछ प्राइज़ भी रख दिया। मोटिव सिर्फ़ एक, क्योंकि जगाने के लिए पहले इन्हों को इकट्ठा करना ज़रूरी है। अब बच्चे इकट्ठा होने शुरू हो गए, और हमने वहाँ की जो पंचायतें थी, उनसे भी रिक्वेस्ट करी कि जी एक काम कर लेते हैं, कि आप गाँव का माहौल बनाइए, और हम जो है आपके यहाँ पे स्क्रीन लगवाएँगे। तो मैं ये तो कहता नहीं कि मैंने लगवाई है, हम कहते हैं कि ग्राम पंचायत ने स्क्रीन लगवाई, और वहाँ जो रिटायर्ड टीचर थे, आर्मी पर्सन थे, पुलिसमैन थे, जिनकी पूरी ज़िंदगी चली गई और रिटायर हो चुके हैं। हमने उनसे सहयोग माँगा कि आपने 40 साल टीचिंग की है, आप हमारा साथ दीजिए। अब वो लोग क्या करते हैं, बच्चे अंदर ऐसे ही बैठकर पढ़ते हैं, और वो लोग जो है गाँव देहात में ना हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, तो वो लोग वहाँ बाहर बैठते हैं, जिससे असामाजिक तत्व जो है अंदर ना आए, क्योंकि हमारी क्लास रात को चलती है। और उसका परिणाम, आउटपुट भी मिलना शुरू हो गया। कॉम्पिटिशन हो चुका कई गाँव में, कि भाई उस गाँव ने स्टार्ट किया तो मैं क्यों नहीं करूँगा। और मैं अपने गाँव का ताज़ा एग्ज़ाम्पल बताऊँ, कि मेरे गाँव में अभी दिल्ली पुलिस में जिसकी चर्चा अभी ज़ोरों-शोरों पर है, मेरे गाँव में से कोई भी, मतलब कि कोई जॉइनिंग नहीं थी, पर उस वैकेंसी में 2 बच्चों की जॉइनिंग आई, और जो कि ये हो गया था कि हाँ भाई बच्चा हुआ। अब अभी हरियाणा का रिज़ल्ट आया, 6 जॉइनिंग आई है हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव पटवारी में। जिस गाँव में पिछले 3 साल से कोई जॉइनिंग नहीं थी, अब पिछले 1 साल के अंदर 8 बच्चों की गवर्नमेंट जॉब में जॉइनिंग गई, तो मुहिम अच्छी है। तो ये 26 गाँव का जो कांसेप्ट था, मैं तो कह रहे हैं कि जो भी सुने, आप भी अपने गाँव में करिए ये काम, क्योंकि बात पैसे की नहीं है। बात ये है कि आप अपने जीवन में, अपने बच्चों की परवरिश के सिवा और क्या काम करते हो? तो ये थोड़ी-सी दिमाग में थी, और अभी सहयोग मिलता है लोगों का। वो कहते हैं कि जी हम माहौल बनाएँगे जो है, ये है। आपके यहाँ से अभी तक 3000 बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब्स
में उनको अब वो लोग गए हैं। क्या वो लोग क्या स्टैंड लेते हैं? वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं इस मुहिम में? देखिए जब हमारे यहाँ पे क्या था कि शुरुआत में हम, क्योंकि हम एडमिशन तो लेते नहीं है कि चार्जेस लेंगे तो एडमिशन फॉर्म होगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। अभी भी अब थोड़ा-सा हमें अलर्ट होना पड़ा, अब हम थोड़ा-सा डिटेल लिखना स्टार्ट करने लग गए। उन बच्चों की बात, तो वो हमसे बोलते हैं कि भैया आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते थे, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो मैं कहता हूँ कि छोटे जब मेरे को ज़रूरत होगी ना, तो मैं बोल दूँगा। बस यदि कंट्रीब्यूट करना है, तो जिस दिन आपकी छुट्टी है या फिर आप छुट्टी पर आए हो या आपके पास समय है, तो वो बच्चे यहाँ पर आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि ये वो बच्चे जो पूरा दिन काम करते हैं, जो कि बेरोज़गार है फिलहाल, और इनके सामने एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर खड़ा है जो मेरा स्टूडेंट है। एक सब इंस्पेक्टर खड़ा है दिल्ली पुलिस का जो स्टूडेंट है, यहाँ से गया है। उनको देखकर ये सपना देखता है कि भैया जैसा बनना है। तो वो लोगों का बहुत सपोर्ट है, आते रहते हैं और यही चीज़ें चाहिए मैडम। कि देखिए अब ये जो बहादुरगढ़ है, यहाँ हम लगे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भाई भी है, आप अपने गाँव से शुरुआत करिए, एक अच्छी मुहिम है। क्योंकि मार्गदर्शन, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मार्गदर्शन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। आप अपने क्योंकि आपका जो शेड्यूल है वो भी एक बहुत टफ शेड्यूल है, मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है, आप 5 घंटे ही सोते हैं। आपकी फैमिली भी है, आपके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए हमने बताया कि क्लास हमारी 7:30 बजे शुरू होती है, आज आपने देख भी लिया है। तो 7:30 से लेकर 10 बजे तक हमारी क्लास चलती है। उसके बाद हम इनको खाने के लिए, मतलब बच्चे खाना खाने के लिए 1 घंटे का समय लेते हैं और फिर 11 बजे से फिर स्टार्ट क्लास होती है, 11 सवा 11 के आसपास, और ढाई 3 बजे तक हम पढ़ाते रहते हैं। रही बात फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आप यकीन करिए कि वो ज़िम्मेदारी भी हम अच्छे से निभा पा रहे हैं। शुरुआत में थोड़ी-सी दिक्कतें थी। हर कोई दिक्कत मानता हूँ कि यदि मैं बोलूँ कि दिक्कतें नहीं होती है। पर अब वो सामने वाले भी मान चुके हैं इन बातों को कि हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा है, किसी का भला भी है। तो अब वो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, वो भी समझ चुके हैं और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट, मतलब ज़्यादा वो मतलब मानते हैं इन चीज़ों को कि हम कोई ऐसा नोबल वर्क कर रहे हैं कि सामने वाले के घर में एक हमने दिया लगा दिया। आप भी समझोगे कि आज के दौर में एक नौकरी जो है वो 3 जनरेशन को सुधारती है। जिस लड़के को या लड़की को मिलती है उसकी, माँ-बाप की और उसके आने वाले बच्चों की जो है। तो हैंडल हो ही जाता है मैडम। देखिए जितना सोएँगे टाइम उतना ही कम होगा। मैं 8-10 घंटे भी सोऊँगा तब भी ऐसा लगेगा कि ऐसा ही होगा। पर अब सब कुछ सेटल है, अच्छा लग एक और क्वेश्चन मैंने अभी सोचा कि जैसे आपने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। एग्जैक्टली जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जब दिल्ली पुलिस में अगर कोई जॉइन करना चाहे, वो कौन से ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे? जैसे हम 10th कंप्लीट करते हैं, क्या वो बहुत बार हम देखते हैं आईआईटीज के लिए लोग 8 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड से कोचिंग्स भी ले लेते हैं। तो आपको मतलब मैं ये गाइडेंस चाहती हूँ कि कौन सा वो राइट एज है जब से उनको कोचिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, और एग्जैक्टली क्या होता है इन सब एग्जाम्स? देखिए मैडम, आपने ना जो क्वेश्चन किया वो बड़ा शानदार था, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि बच्चे को ये बता पाएँ कि कब और कैसे करना है। कर तो बच्चा लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहते हैं ना कि सारथी, श्री कृष्ण जी को तो रथ चलाना है, तीर तो अर्जुन को लगाने हैं, तो वो बच्चे तो अर्जुन है, नो डाउट है। हम ये कहते हैं कि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर इंडिया के अंदर जो है, प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर गवर्नमेंट सेक्टर की यदि मैं बात करूँ, आईआईटी की बात कर ना करके, मैं नीट की बात भी नहीं करता, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में जो है, जिसमें सीजीएल है, सीएचएसएल है, दिल्ली पुलिस है, मतलब स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी जो भी है। तो इसमें ना 4 सब्जेक्ट काम करते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, तीसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग है और 4th सब्जेक्ट आपका जीएस है, जनरल स्टडी है। ये 4 सब्जेक्ट आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब इसमें होता क्या है, टीचिंग प्रोफ़ेशन में कुछ 1-2 सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं, जैसे पेडागोजी वगैरह जो है। अब इनके क्वेश्चन्स की संख्या कम और ज़्यादा कर सकते हैं पेपर में, नहीं तो पूछते यही हैं। और इसी का कोचिंग की शुरुआत कब करें, हम कह रहे हैं कि कोचिंग की शुरुआत करने की ज़रूरत क्या है? आप ध्यान से 7वीं 6th 7th स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक जो है एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग कर लीजिए
और यदि 7वीं से 12वीं आपने अच्छे से पढ़ ली तो ज़रूरत नहीं है आपको कुछ करने की। यही है सारा। आप यूपीएससी में कहीं पे भी जाइएगा, बड़ी महँगी-महँगी कोचिंग में जाइए, वो यही बात बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़िए। और हम भी यही कहते हैं, रीज़न क्या है? ना तो इतिहास कभी बदलता, बाबर जिसका पिता है वो है, ना ज्योग्राफी कभी चेंज होती, आगे अर्थ जैसे रिवॉल्व करेगी, सिंपल बात, रोटेशन करनी है, रोटेशन करेगी। ना पॉलिटिकल साइंस बाबा साहब के बाद कोई पैदा हुआ कि संविधान को लिख दे, अमेंडमेंट करेगा, संविधान तो हो ही नहीं सकता। तो चीज़ वही है सारी की सारी। बस ये है, उनको थोड़ा-सा इन 4 सब्जेक्ट को थोड़ा-सा डीपली पढ़ लीजिए, जो है आप किसी एग्ज़ाम में मार नहीं खाओगे। 7th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th कि स्टैंडर्ड। हाँ, ये अब यूपीएससी तक का भी स्टैंडर्ड यही है आप लोगों का। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे या गर्ल्स है, बॉयज़ है, तो आपका क्या कोई क्राइटेरिया है उनको सिलेक्ट करने का? आप कैसे मतलब डिवाइड करते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बच्चे आते होंगे, आप वो सब डिविजन्स कैसे करते हैं? मैडम, सब डिवीज़न का तो सिर्फ़ एक ही मापदंड है। देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊँ और मैं हमेशा कहता आया हूँ, जिनके पास पैसा है, जो कोचिंग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कोचिंग में फ़ीस दे सकते हैं, तो हम उनको हाथ जोड़ के कहते हैं, भैया आप कहीं और पढ़िए। रीज़न है कि आप किसी उस बच्चे का भविष्य खराब मत करिए। यहाँ पे ना चाहे इसमें मेरा कुछ गलत मान लीजिए। एक तो आर्मी, नेवी पर्सन जो उनके बच्चों को मैं बिल्कुल मना नहीं करता, क्योंकि वो बड़े वो मतलब हमारे लिए पूजनीय हैं। दूसरा, मैं खुद दिल्ली पुलिस में हूँ, तो पुलिस वाले के बच्चों को मना नहीं करता। उसके अलावा जिनके जिनका बैकग्राउंड नहीं है फीस देने का, वो सारे बच्चे हैं। किसी का पिताजी नहीं है या फिर कोई प्राइवेट काम करता है, दिहाड़ी मज़दूरी, डेली वेजेज़ है, वो बच्चे, उनके बच्चों को हम ज़्यादा प्रेफ़रेंस करते हैं। बाकी अब एक बच्चा मान लीजिए कोई आया है और वो कहता है कि आते माँ-बाप डायरेक्ट पूछते हैं मेरे से, कि भाई साहब फीस बता दीजिए। और मैं बड़े उससे कहता हूँ कि भाई साहब एक काम करो, यहाँ से जाना मुखर्जी नगर पहुँच जाना, वहाँ शायद आपको फीस बता देंगे। क्योंकि हम फीस वाले नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हैं, एक और कोई क्राइटेरिया नहीं है। और जैसे आप जो ये मुहिम चला रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकली भी बात करें, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आपने फेस किया होगा इन 8 सालों में, कि आप क्या चाहते हैं कि सोसाइटी से अगर आपकी कोई हेल्प आप चाहते हैं, या किस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आपने फेस किया है, या आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट से आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है, कि आप उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं? देखिए मैडम, बहुत सारे कई लोगों ने हमसे कहा कि हम कुछ मदद करना चाहें। तो हमने एक ही बात बोली कि भैया हमें फ़िलहाल ज़रूरत है ही नहीं, और भगवान ना करे कभी ज़रूरत भी हो। अच्छी बात है, हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं कि सामने वाला जब ऐसे बोलता है तो भावना की कदर ऑटोमैटिकली है। पर यदि कोई मदद ही करना है तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपने पड़ोस के अंदर हमारी मुहिम को वहाँ तक पहुँचा दीजिए। अगर आपके आस-पास कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, परंतु पैसे के अभाव में, या लगा लीजिए उसको नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है, आप उस बच्चे तक हमें पहुँचा दीजिए बस। हमें पैसे से कोई अभी फ़िलहाल कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ, इतना है, यदि आप समाज में कोई अच्छा काम करते हो, तो आपके पास जब भी समय हो तो विज़िट ज़रूर करना, इन बच्चों से मिलना, क्योंकि ये बच्चे आपको देखकर ही आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारे पास कि भई हम कोई डिमांड करें, यही सारी बातें हैं। और जैसे आपके यहाँ पे एक कोएड एनवायरनमेंट है, जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एक साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और आपने कहा कि आपकी भी उनके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो यहाँ का माहौल कैसा है? कुछ चैलेंजेस अगर आपने फेस किया हो, कोई ऐसे चैलेंज की स्टोरी, या फिर कुछ एक ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छा फ़ील कराता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसके बारे में थोड़ा बताइए? बॉयज़ एंड गर्ल्स का कैसा इंटरैक्शन है? आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा। जो भी बच्चे इस एपिसोड को देखेंगे, या माता-पिता भी, तो मैं ये बात कहता हूँ कि हो सकता है यदि मैं गलत हूँ, तो माफ़ कर देना। पर रियलिटी आज कोचिंग की हालात ये है कि 2 बहन-भाई, रियल बहन-भाई जो एक क्लास में बहुत कम बैठ पाते हैं। क्योंकि हम भी कभी मुखर्जी नगर पढ़ते थे। हमें तो पता है कि ज़्यादातर मामलों में वो माहौल नहीं मिल पाता। यदि आप किसी भाई से पूछोगे ना कि भाई तेरी बहन को भी उसी क्लास में भेज दें, सेम क्लास, मना कर देगा वो। क्योंकि ना चाहते हुए भी कुछ टीचर्स ऐसे आए कि ऐसी बात, ऐसे शब्दों का यूज़ कर लेते हैं कि बच्चे थोड़ा-सा डबल मीनिंग टाइप हम कह सकते हैं उस चीज़ों को। बहुत सारी कोचिंग्स में भी डबल मीनिंग्स में आजकल बातें होती है, जहाँ पे कुछ वल्गैरिटी भी यूज़ किया जाता है चीज़ों को समझाने के लिए। अब देखिए, ये बात हम नहीं, आप यूट्यूब पर देख लीजिए, या फिर जो बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी तक की, उनसे पूछ लीजिएगा। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? उनको ना यूथ की नब्ज़ पकड़ी उन्होंने। उन्हें सोचा कि उनको पता है कि बच्चों ने इस चीज़ से खुशी मिलती है।
और वो उस बात को लेकर जो है, और जो सगे बहन-भाई बैठे हैं या फिर भाई-भाई बैठे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं। हमारे जो मेरे को खुशी मिलती है कि मैं कई बार ऐसा होता है कि ड्यूटी भी लगती है, मैं नहीं होता यहाँ पे, ये लड़कियाँ बैठी हैं, सगी बहनें भी हैं, भाई-बहन भी बैठते हैं, यहाँ तक कि पति-पत्नी भी आते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि उनके पेरेंट्स भी बैठते हैं यहाँ पे, वो जब उनको लेने के लिए आते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स यहाँ आ जाते हैं और हमारी क्लास चलती रहती है। और वो एक क्लास में यदि भाई-बहन बैठे हैं, बाप-बेटी बैठे हैं, तो क्लास नहीं होती है। उसमें शिक्षा के साथ-साथ जो आज की मॉडर्न एजुकेशन के साथ-साथ संस्कार भी हैं। इस चीज़ में मैं अपने आप को लकी मानता हूँ और इन बच्चों की वज़ह से मानता हूँ। क्योंकि लड़के भी, लड़की भी हैं। आते ही इसमें हर धर्म के हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, छत्तीसगढ़ बिरादरी के बच्चे हैं। आते ही ना लड़के लोग झाड़ू लगाते हैं। ये सच्चाई है, अभी आपने देखा भी था। गद्दे बिछाते हैं, मटका पानी का भर के लेके आते हैं। ये ज़रूरी भी है। उससे क्या कि इनके अंदर जो है एक वो भावना आएगी कि जिस एज में है ना ये, उस एज में थोड़ा-सा ना ईगो कपड़े। आ जाती है, पर हमारे बच्चों में नहीं है। ये पक्की बात है, जो हमें सबसे अच्छा सैटिस्फैक्शन देती है जो है। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि आपके यहाँ पे भी आपको भी आपने काफ़ी साल से ऑलरेडी इस फील्ड में आप हैं। बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बच्चे जो है ख़ासकर। और बहुत बार क्या होता है कि फैमिलीज़ भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हम भी उनके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और जब बहुत बार जो लड़के होते हैं वो भी बहुत सारे डाइवर्स एनवायरनमेंट से आते हैं। जब पहली बार उनका भी इंटरेक्शन किसी गर्ल्स के साथ होता है, तो वो कहीं न कहीं उनका भी एक मतलब बहुत बार चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो क्या एक कोएड एजुकेशन और जहाँ पे आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी ये जो इनका एक मतलब जो एक इंट्रोवर्ट वे है, उसको भी कहीं न कहीं आप क्रैश कर रहे हैं इसके थ्रू, और ये एक बहुत अच्छा उनकी ग्रोथ के लिए भी आगे हेल्प करती है? देखिए मैडम, मैं तो बस यही कहूँगा, जैसे-जैसे इंसान की आयु बढ़ती है ना, एज बढ़ती है, तो उन चीज़ों को समझता है। अब जिस एज में ये बच्चे हैं, तो कभी हम भी थे, नो डाउट है। और कोई भी बच्चा गलती करके खुश होता नहीं है। दिक्कत ये है कि वो गलती कर देता है, तो उसको कोई समझने वाला नहीं होता है। मैं एज़ अ पुलिसमैन भी बात करूँ, तो कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो मर्डर करके खुश होता होगा, चोरी करके खुश होता होगा। पर जब उसने गलती करी और उस समय जिस जैसे उसको हैंडल किया गया, वो चीज़ें बहुत कुछ हैं। अब ये लड़कियाँ बैठी, ये लड़के बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता, ना मैं किसी को ज़बरदस्ती कहता कि आप भाई-बहन की तरह रहो जो है। पर इनको ये पता है कि हम किताबी बातों के साथ संस्कार की बातें भी हैं। हो सकता है कि इस एज में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ना समझ पाएँ, पर ये जब 35-35 क्रॉस करेंगे, तो वो भी तो अपने बच्चों को यही कहेंगे ना, "अब बेटा देख, किताबी बातें पढ़ना आसान है और साथ में संस्कार की बातें पढ़ोगे तो बहुत वो है।" और इसी चीज़ का परिणाम है। मैं इनको एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा, गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, ये आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। आप एक अच्छा इंसान बन गए ना, तो वो आपकी सफलता की पक्की गारंटी है। नहीं मिलेगी नौकरी, क्या होगा? प्राइवेट कर लेंगे, रेहड़ी लगा लेंगे, फैक्ट्री में चले जाएँगे, खुद का कोई छोटा-मोटा काम कर लेंगे। अरे यदि हम अच्छे इंसान नहीं बन पाए, तो फिर क्या फ़ायदा है? आप कंपनी भी बना दोगे तब भी आपकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो है। तो ये चीज़ें इन बच्चों में है और उसका परिणाम मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी दिल्ली पुलिस का फिजिकल था 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच, कड़ाके की ठंड थी। आप यकीन करोगे, बहादुर के अंदर हमने बच्चों का एकोमोडेशन किया था, जो भी फिजिकल देने आए उनका, फ्री फ्री ऑफ एकोमोडेशन। कॉस्ट। रहने की व्यवस्था, खाने की और सुबह चाय बिस्किट यहाँ से वहाँ तक छोड़ना। अकेला आ जाए कुछ नहीं करता, होता ही नहीं मेरे से। ये बच्चे खड़े थे और ये बच्चे आखिरी 3 दिन तो देश के हर कोने से लड़कियाँ आई थी और वो लड़कियाँ भी कितनी 18 से 25 साल के बीच, और ये लड़कियाँ भी कितने 18 से 25 साल के बीच। पर इन्होंने जो किया है ना, मिसाल थी। मेरा सीना घरों से चौड़ा होता है जब मैं ये बात बोलता हूँ कि 1500-1600 लड़कियाँ हैं और उनके चौकीदार बैठे थे ये लड़के। अब हम मेरे यहाँ पे आए हैं और हम जो है सुरक्षा देंगे। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस मैडम कभी क्राइम को रोकती नहीं है। जब तक एक अच्छा समाज नहीं क्रिएट करोगे ना, क्राइम चलता रहेगा। हमें भी के लोग बाग कहते हैं कि क्या कर लेगा, एक दौर था जब बोलते थे, ऐसे थोड़ी ना होता होगा। एक ये अकेला क्या कर लेगा? पर आज यकीन नहीं होता है कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हो और हम तो कहते हैं कि आप लोग जिस मुहिम के साथ आप आए हो और जो बच्चे आपको दिखाई दे,
तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें उन तक ज़रूर पहुँचाना। तो ये सारी और आपके यहाँ पे कोचिंग में क्या आउट ऑफ दिल्ली के बच्चे भी आते हैं? और अगर कोई नया बच्चा आपके साथ जुड़ना चाहे जो शायद दिल्ली के भी ना हो या फिर दिल्ली की भी अलग-अलग जगहों से हो, वो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं और कैसे इस मूवमेंट को जॉइन कर सकते हैं? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। पहले ना हम ऑफ़लाइन पढ़ाते थे, पर जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई, तो कुछ बच्चे हमारे पास पश्चिम बंगाल के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के दूर के भी हैं। क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया है, पश्चिम बंगाल तो चलो दूर है थोड़ा-सा, ये नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर क्रेज़ है, खासकर आर्मी, पुलिस को लेकर जो है। तो हमने ना क्या किया, हमारे पास संसाधन तो सीमित है, कैमरे वगैरह नहीं है। हम क्या करते हैं, क्योंकि एक सैलरी में इतना ही है। मेरा ही छोटा भाई यानी कि स्टूडेंट है मेरा दीपक, वो अपने फ़ोन में चलाता है ऑनलाइन क्लास जो है। हम फ़ोन को पीछे रख देते हैं क्लास लाइव क्लास में ही। जो इन बच्चों की समझ होती है उसी से ये काम कर लेते हैं और हम पीछे फ़ोन रख देते हैं, लाइव क्लास हमारी चलती रहती है, जिससे हमारी रीच जो उन बच्चों तक पहुँच गई। और यदि कोई बच्चा, आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत बढ़िया था। हमारा चैनल है विद्यादान महादान, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है। जो भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, आप उस यूट्यूब पर जाकर उसको सर्च कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, अब तो इंस्टाग्राम भी हमने स्टार्ट कर दिया। और रियलिटी बात बताऊँ, नहीं तो 2 चीज़ें तो बैन थी हमारे यहाँ पे। किसी के फ़ोन में इंस्टाग्राम मिल गया, तो हम पिटाई कर देते, नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर भी रहना है। तो विद्यादान महादान हमारे चैनल का नाम है, उसके थ्रू जो है, आप बच्चे जो हमसे जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे ज़्यादा दूर के ऑफ़लाइन ही पढ़ना चाहते हैं, तो जो हमारा एड्रेस है, वो है आदर्श नगर, गली नंबर 4, झज्जर रोड, बहादुरगढ़, हरियाणा जो है। वो आप गूगल पर भी विद्यादान महादान लिखोगे, यहाँ की लोकेशन दे देगा। तो जो बच्चे दूर के हैं, वो यहाँ पर रूम लेके रहते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रूम वगैरह का खर्च मेरा नहीं होता है, वो बच्चे खुद पे करते हैं। क्योंकि मेरी एक सैलरी में तो इतना ही होगा जितना मैं कर पाऊँ जो है। तो ये हमसे जुड़ने का तरीका है। एक और चीज़ मैंने आपसे बात किया था, आपने जैसे बताया कि आपकी पूरी फैमिली ऑलरेडी पुलिस में ही है, आर्मी में भी थे आपके ग्रैंडफ़ादर और आपने कहा कि आप ऑल ओवर ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं। थोड़ा-सा आप बताएँगे फ़िज़िकल ट्रेनिंग का आप कैसे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं? जो आपने अखाड़ा के बारे में बताया, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे? जी मैडम, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो था वो रेसलिंग से था और हमारे घर के पास में ही यही है, अखाड़ा है और वहाँ पे मेरे पिताजी है और वो बच्चों का मतलब आउटडोर वगैरह यानी कि जो उनका फिज़िकली जो है करवाते हैं। वहाँ पे और भी हैं जो कोच साहब हैं हमारे, तो जैसे इन बच्चों ना आर्मी, एयर फ़ोर्स या फिर पुलिस में तो फिज़िकल भी होता है, तो वो तैयारी वहाँ पर होती है। तो उसकी भी कुछ टेंशन है ही नहीं कुछ भी जो है। बस यही है कि हम तो यही कहेंगे कि आप जो भी काम करो नेक नियति के साथ करना और अपना समय प्रबंधन के साथ ज़रूर करना, उचित मार्गदर्शन होना चाहिए। यदि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है ना, तो आप कामयाब नहीं होंगे फिर। जी। और एक प्रिपरेशन करने के लिए जैसे आप तो कोचिंग देते हैं, बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए कितना आवर्स की ज़रूरत होती है? अगर हम स्पेसिफिकली टाइमिंग्स की बात करें, तो जो उनका डेली रूटीन है, तो कितने आवर्स की स्टडीज़ की ज़रूरत है और डिसिप्लिन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? देखिए मैडम, मैं तो यही कहूँगा पढ़ाई के अंदर जो है, हुँ, हुँ। जो आपका जो यदि आप पढ़ाई घंटों के हिसाब से करोगे ना, तो कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि आप उस पे सिर्फ़ ये देखिए कि आपने आज जो है कितना सीखा है। ये नहीं कि आप लेके बैठे और आप कहो कि मैं 8 घंटे कर दूँगी, मैं 9 घंटे कर दूँगी। यदि आप 5 घंटे भी निकाल पाए, तो उसके साथ उसका डिसिप्लिन भी होना चाहिए। आज 5 घंटे ना तो निरंतरता भी 5 घंटे की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक दिन 8 घंटे लगा दिया, एक दिन 10 घंटे लगा दिया और एक दिन कुछ भी नहीं लगाया, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि आप लगातार करना है और कोई ऐसी चीज़ है नहीं, कोई भी तैयारी करोगे, चाहे यूपीएससी है, चाहे स्टेट पीसीएस है। यदि आपको ये समझ में आया कि पढ़ाई के साथ-साथ छोड़ना क्या है, तो आप कामयाब हो जाओगे और यही चीज़ें हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो है। हम विद्यादान महादान के कुछ सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में भी जानना चाहेंगे। वो बच्चे जिनको देख कर के आपको भी गर्व महसूस होता है और जो आपके ज्वेल्स हैं आपके इस कक्षा के, मैं चाहूँगी कि उनकी स्टोरी भी आप एक बार हमारे साथ शेयर करें या अगर वो जी, अवेलेबल है तो उनको बुला सकें हम। नहीं, नहीं। मैडम आपने इस ये क्वेश्चन पूछ के ना थोड़ा-सा मैं धर्म संकट में डाल दिया। हुँ, हुँ। रीज़न क्या है कि हमारे लिए वो बच्चा भी उतना ही है, मेरे लिए तो ख़ासकर, जिसने सरकारी नौकरी ग्रुप डी की तरह जॉइन की है।
और मेरे लिए वो बच्चा भी उतना ही है जिन्होंने स्टेट पीसीस निकाल दिया, या किसी फोर्स में सब इंस्पेक्टर गया, कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम पास कर दिया, या एनडीए क्रैक कर दिया, या सीडीएस कर दिया, और या कोई सिपाही करता, मेरे लिए सब बराबर है। रीजन है कि मेहनत तो उसकी भी है, पर थोड़ा सा कहीं किस्मत भी होगी, तो किस्मत किसी की अच्छी थी तो थोड़ा सा ऊपर चले गए। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो दिमाग में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक लड़का है संजय अलावत, वो है सब इंस्पेक्टर, परंतु वो इसलिए दिमाग में है कि जब उनके पिताजी जब मेरे पास लेके आए ना, तो आप यकीन करोगे वो 120 केजी के आसपास था उसका वजन जो है, और दिल्ली पुलिस का फिजिकल था। उसका एग्जाम पास हो जाता है, और दिल्ली पुलिस के जब फिजिकल की बारी आती है, तो जब उसको दौड़ना था, वो कहने लगा कि मेरे को शर्म आएगी, मैं इतना मोटा हूँ। तो मैंने उसको एक बात बोली थी, आज भाई चाहे कुछ भी हो जाए फिजिकल देके आना है। वो लड़का फेल हो जाता है, पर उसने जो बात बोली ना, पापा भाई ने बोला था। मैं बोला फिर क्या हुआ? बोला मैं फेल हो गया, बच्चे मेरे को देख के हंसने लग गए, और मैं जो भी था ऐसे शरीर का है, तो उसकी वो बात दिमाग में है कि एक बच्चा जो शरीर से ऐसा है और वो हमारी इस बात को मान लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया है, चाहे वो ग्रुप डी ज्वाइन करे, चाहे वो कोई, इसको मैं मार्किंग नहीं दे पाऊंगा इन चीजों में जो है जी। कुछ बच्चों को हम अपनी स्टोरी में भी शामिल करना चाहेंगे, पॉडकास्ट में हम उनको भी बुलाना चाहेंगे, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे साथ, जो आज इस कक्षा में है हमारे बीच। देखिए, पिछले 8 साल का अनुभव की यदि मैं बात करूं, तो ऐसे बच्चे भी मिले, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हर व्यक्ति अपने जीवन का हीरो है, और वो किसी ना किसी को प्रभावित जरूर करता है अपने जीवन में जो है, चाहे वो कोई भी है। अपने जीवन में हर कोई प्रभावित करता है। अभी फिलहाल जो बच्चे बैठे, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, और मैं चाहूंगा कि वो भी मेरे साथ यहाँ बैठे, और आप लोगों को भी, जो हमें देखने वाले हैं, उनको भी पता चले। अब जब नर्वस हो ना, अब जब ये मन ये हो कि नहीं पढ़ना है, मेरे को भगवान ने दिया क्या है, तो मैं जरूर कहूंगा कि पूरा एपिसोड ना देख पाओ तो इन बच्चों को जरूर देख लेना। आपकी सारी जो शिकायतें हैं वो दूर होगी। तो मैं जरूर आपसे मिलवाना चाहूंगा जो है। आइए जानते हैं विद्यादान महादान की कुछ ऐसी अनोखी कहानियां उनके ही फाउंडर अजय ग्रेवाल जी के थ्रू। जी मैम, हमारे बच्चे तकरीबन, देखिए मैं इनका मुरीद हूँ। मुरीद का मतलब है कि मैं तो फिर भी सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा भविष्य थोड़ा सा सेटल है। कुछ बच्चे ऐसे आए कि जिन्होंने हमें हिला के रख दिया। उसमें एक ऋतु है। ऋतु, पापा क्या करते हैं? पापा पहले रिक्शा चलाते, मतलब रिक्शा वगैरह का काम करते थे, अभी जॉब करते हैं। और ये जो ऋतु है, आपको बताऊं, ये नेशनल लेवल की, आप कौन सा गेम करते थे? वेट लिफ्टिंग करती थी, बट स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में नेशनल गोल्ड मेडल। नेशनल के गोल्ड मेडल है। यस। परंतु वही बातें आती है कि गरीबी है, पिताजी रेहड़ी लगाने का काम, रिक्शा चलाने का काम करता है, इनको इंजरी हुई और ये नहीं कर पाई। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लड़की पूरा दिन नौकरी करती है, और हमें शर्म आती है कहती दफे, अब हमने इसकी नौकरी, हमें पता नहीं था, वो हमने छुटवाई है। जिसके नौकरी करते थे? नहीं, नियर बाय रेलवे रोड पे करती हूँ। अच्छा, और क्या आपका क्या सपना है, क्या आप करना चाहते हैं आगे? अभी तो मतलब ये है कि एक छोटी जॉब, फिर यूपीएससी। पीसी? यस मैम। और ben मैं बताऊं कि इनको ना 3,000 रुपये पर मंथ देता था सामने वाला। पूरा दिन नौकरी करने 3,000 रुपये कुछ नहीं होता है, पर क्या करे, घर चलाना है, सारी चीजें करनी है। कितने भाई बहन हैं आपकी? 3। 3। और यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि काफ़ी चीज़ें बदली हैं आपकी? यस मैम। कितना टाइम आप देते हैं यहाँ पे? मैम ये 7 साढ़े 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, और 10 साढ़े 10। अच्छा। और इसके साथ साथ ना और बच्चे भी हैं जो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों से मुलाकात करवाऊं उनकी। ये दिव्य हैं, और दिव्य के बारे में मैं बताऊं कि पूरा दिन जो है बड़ी मुश्किल से इसको समझाई, रैपिडो चलाता था मेट्रो स्टेशन वगैरह पे, क्योंकि घर के हालात नहीं थे। और अभी कॉलेज भी जाता है, और कॉलेज के बाद शाम को यहाँ पढ़ता है। तो बाकी दिव्य, अपने बारे में बताइए। जी दिव्या, आपकी? मैं मेरी अभी 19 एज है, नहीं। और मैं अजय भैया से 8 महीने पहले मिला था। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा अंदर क्लास चल रही थी, तो मैंने आते ही अजय भैया से पूछा, अजय भैया फ़ीस कितनी होगी? तो अजय भैया ने कहा कोई फ़ीस नहीं है यहाँ की। मतलब वो सुन के ही मेरे दिल को एक मतलब आराम सा मिला, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा लो है।
कि मतलब जैसे दिन में मैं रैपिडो का काम करता हूँ, फिर दोपहर में मैं जैसे कि कॉलेज का काम करता हूँ, जैसे पेपर वगैरह आ रहे हैं, और रात को मैं अजय भैया के पास आके सुबह 8 बजे तक जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। आप रैपिडो अभी भी चलाते हैं? हाँ जी मैम, थोड़ा बहुत मतलब करना पड़ता है। जी आने के बाद थोड़ा आपको लगता है कि आप मेंटली भी स्ट्रांग हुए हो? हाँ जी मैम, अजय भैया ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। यहाँ तक कि मैम कि मेरा बैकग्राउंड इतना कम था कि मैम मैं 12th तक की फ़ीस नहीं दे पा रहा था। मेरी 12th तक की फ़ीस मैम अजय भैया ने भरी है, और मैम मेरे को इस बात का दुःख होता है कि मैं अभी तक वो फ़ीस लौटा नहीं पाया हूँ अजय भैया को। यहाँ तक कि अजय भैया मेरे को कभी बोलते ही नहीं हैं उस चीज़ के लिए कि फ़ीस वगैरह के लिए कभी नहीं बोला अजय भैया ने। बाकी मेरे को दुःख होता है कि मैं अजय भैया को नहीं अभी तक दे पाया हूँ। और फैमिली का कैसा है आपका? फैमिली का क्या सपोर्ट है आपका? अभी क्या आप उनको भी समझा पाए हो कि आप आगे चल के कुछ करना चाहते हो? हाँ जी मैम, फैमिली की तरफ से काफ़ी सही सपोर्ट है, क्योंकि अजय भैया को जानते हैं कि यूँ जानते हैं कि मैं अजय भैया के साथ हूँ तो सब कुछ सही है। आप पास में ही रहते हो? मैम मैं रेलवे स्टेशन के पास से आता हूँ, यहाँ से मैम 5 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ से साइकिल से आता हूँ मैम। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जी मैम। चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और सक्सेस जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। ऑल द बेस्ट। ये जितेंद्र जी हैं जो आपके रोल मॉडल है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी एक्चुअली मैडम ये जितेंद्र है, और ये मेरा रोल मॉडल इसलिए है कि कहते हैं कि इंसान को ना शिकायतें बहुत रहती है, अपनों से भी और परमात्मा से भी, भगवान से भी जो है। जब हम ज्यादा दुखी होते हैं ना, हम जितेंद्र से बात करते हैं। जितेंद्र वो लड़का है जो ऑन रिकॉर्ड 70 अबोव डिसेबल्ड है, वैसे ज्यादा भी है, चलने में परेशानी है, लिखने में है। आप यकीन करिए, इनसे कोई भी सवाल मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कोई भी आके, ऐसा नहीं कि आप कोई भी, जबरदस्त तैयारी है। अब बात वही आती है कि इनकी परीक्षा भी 1-2 पेपर भी पास हुआ, पर वो फाइनली सिलेक्शन तक नहीं बात पहुंच पाती। अब इसकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि भाई मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए एक, चाहे वो चपरासी की क्यों ना हो, क्योंकि आगे जीवन जो है सेटल हो पाए। क्योंकि इनके पिताजी एक कंपनी में है, कंपनी में गार्ड की नौकरी करते हैं। माता जी पिछले साल एक्सपायर हो गई थी इनकी जो है। डेली 1.5 किलोमीटर से आता पैदल, और संघर्ष इतना है कि बता नहीं सकते। कई बार तो कुत्ते, आवारा पशु पीछे लग लेते हैं। तो इसलिए मैं इसको रोल मॉडल मानता हूँ। सर्दी हो या गर्मी डेली आता है, और हमारे हर इवेंट में पेड़ पौधे लगाना हो या हर जगह प्रेजेंट रहता है। जितेंद्र अब मैडम को बताएगा। चलिए, पापा क्या करते हैं? अच्छा, कंपनी में वर्कर का काम करते हैं। अच्छा जितेंद्र, ये बता, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में बता देगा? अच्छा बता देगा। चलो बताना, वेदों की संख्या कितनी है? अच्छा, पुराना वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अच्छा, बनना क्या चाहते हो पहले ये बताओ। ऑफिसर बनना चाहते हो? जिंदगी से शिकायत है? अच्छा, थोड़ी बहुत शिकायतें हैं। अच्छा ये बता, कल ना तू ऑफिसर बन गया तो फिर क्या करेगा? अच्छा काम। तो बच्चों को पढ़ाएगा? तो मेरी मदद करेगा? पक्का? अच्छा, और इससे अब 2-3 और क्वेश्चन बता दे फटाफट, शाबाश। जलियांवाला बाग कब होता है? 1919 में। अच्छा, ये बता, मार्लिमेंटो कब आता है? 1909। अच्छा ये बता, मार्लिमेंटो आपने बता दिया, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। आप इसे कुछ भी पूछिए, और क्रिकेट का तो इतना तगड़ा शौकीन है। चलिए बताइए, ये बता दीजिए, क्रिकेट के अंदर जो है, इंडिया ने कितने बार वर्ल्ड कप जीते हैं? 2 बार। पहली बार कब जीता था? 1983 में जीता था। अच्छा ये बता, आईपीएल, पहला आईपीएल किसने जीता था? अच्छा, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। अच्छा, तेरा कोई सपना है जो तू करना चाहता हो? बता, क्या करना चाहता है, ये भी बता दे अब तो। अच्छा, अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। तो मैडम ये हमारा रोल मॉडल है, और इस पर हम प्राउड फील करते हैं, सच्चाई है। और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जिस भी किसी बच्चे को ये लगे कि मैंने अपनी जिंदगी से शिकायतें हैं, तो भाई मेरे स्टार से जरूर मिल लेना। मोस्ट वेलकम है जितेंद्र,
मिल लेगा इन बच्चों से? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। ये एक और स्टार है, इससे मुलाकात अभी कुछ दिन पहले हुई है, यानी कि ये मुश्किल से 7 या 8 दिन हुए इनको आते। और सनी, अपने बारे में बताइए, पिताजी क्या करते हैं आपके? ऑटो चलाते हैं भाई। इनके पिताजी ऑटो चलाते हैं। और आपको मैं बताऊं, ये लड़का खुद भी गार्ड की नौकरी करता है। कितने घंटे की ड्यूटी करता है सनी? 12 घंटे की भाई। सुबह कितने बजे जाता है? 7 बजे। देखिए, उन बच्चों के लिए खासकर जो शिकायतें करते हैं, 7 बजे सुबह जाता है, शाम के 7 बजे तक जो है। और आपको मैं बताऊं, रेसलर है, रेसलिंग करता था। एज कितनी है? 19 साल। 19 साल है। और जब ये ऑफ करके आता है ड्यूटी, तो इस तेरी जगह कौन जाता है? मेरा भाई इनका भाई। और वो कितने साल का है? 16.5 का। 16.5 साल का है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 12वीं। वो 12वीं क्लास में। यानी कि जब ये डे में ड्यूटी करता है तो वो स्कूल जाता है इसका भाई, और जब ये यहाँ आता है तो इसका भाई गार्ड की नौकरी करता है। तो अब इस तरह की पृष्ठभूमि के बच्चे मानते हैं कि कुछ बच्चे ये बात बोलेंगे कि कैसे कामयाब होगा। और मैं कह रहा हूँ, जब ये कामयाब होकर निकलेंगे ना, तो ये एक अच्छे पुलिस का, अच्छे समाज का, अच्छे एक सेवक के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि जीरो से उठ के आए हैं। तो बस यही चीज़ें दिल को सुकून देती है मैडम, ताकि कुछ तो अच्छा है। वैसे हमारी पुलिस के बारे में तो मैं बार-बार कहता हूँ, अभी यदि हमारी पुलिस साथ नहीं देती, जिसमें डिपार्टमेंट में मैं हूँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे वैसे पॉसिबल नहीं होती। तो मैं तो अपनी दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ के हर व्यक्ति ने, लोअर सबॉर्डिनेट से लेकर अपर सबॉर्डिनेट ने मेरा साथ दिया है। और ये स्टार्स जो है, ये मेरे साथ है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ अभी सर्दियों का टाइम है और हम लोग यहाँ पे ओपन में देख रहे हैं कि बच्चे वो कर रहे हैं, वो जोश कहाँ से आता है आपके ऊपर? क्योंकि आप भी पूरे दिन अपना जो, क्योंकि दिल्ली पुलिस में काम करना भी एक टफ जॉब है, उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाना, वो जोश और वो एनकरेजमेंट कहाँ से आता है? मैं मानता हूँ कि सर्दी है। आप यकीन करिए, ये सर्दियाँ हर साल आती हैं। और ये बच्चे जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, ये पूरी रात यहाँ पे बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि जो अंदर है वो स्पेस कम है, हम इसलिए बाहर बैठते हैं। और इनका ये मानना होता है कि भाई, यदि आज हम बहाने बना के रास्ते से भाग के लिए ना, यदि तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं हमेशा इनसे एक बात कहता हूँ कि बेटा, जीवन में एक बात याद रखना, अभाव के प्रभाव में जो काम होगा ना, वो हमेशा सफलता देगा। और अब इस सफलता की यदि मैं बात करूं, इनकी मेहनत है। और हम तो साक्षी, हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कहते हैं कि आकाश को और अग्नि को साक्षी मानकर कुछ करिए। तो हम तो बैठते हैं यहाँ, गर्मियों में भी बैठते हैं और सर्दियों में भी, और हमारा साक्षी भगवान भी है। तो अच्छी बात है, ये खुद ये बात बोलते हैं कि भाई जो भी है कि हम पढ़ाई करेंगे। देखो, सर्दी भी तभी लगती है कि उनका सेनापति मैं हूँ, मैं भी यहीं बैठता हूँ। तो हर्डल्स इतना नहीं है, क्योंकि इनके सपनों की आग है, इनके माता पिता के सपने हैं, और ये लगे रहते उसको पूरा करने में। तो अच्छा लगता है कि रही बात मेरी थकान की, तो मेरी थकान इनके पास आकर दूर हो जाती है। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आज के टाइम में हमने देखा मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीज़ें हम सब लोग सुनते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम सब लोग फेस करते हैं। ये वो स्टोरीज़ हैं, जब भी आपको लगे कि आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रही है, माइंड में कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन हो रही है, तो ये कहानियाँ ज़रूर सुनिए। और वो बच्चे जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ये सक्सेस स्टोरीज़ और ये इन बच्चों से आप अपना इंस्पिरेशन लीजिए और आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। Thank you so much. Until we come out with the next episode of the Crazy Tales Uncut podcast. Thank you, Ajay ji, for coming to the show. Thank you, and thank you for all of you for watching us. Thank you.